इसको बंद करते हैं, आवाज आएगी। अच्छा, कल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें करवा दी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक करवा दी थी, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। सो ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक हो चुका है, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक करा दिया है, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। सही ना, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर हो चुका है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि बोरोन, मैंने बोरोन और एल्यूमिनियम पे ही मेनली एम्फेसाइज करते हैं, रिएक्शन विद एयर पहली प्रॉपर्टी जो थी, एयर एंड वाटर के साथ। मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो मैंने कल कराया था। रिएक्शन विद एयर के साथ बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों ही रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ। बोरोन इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है, बोरोन इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा, नेटवर्क सॉलिड है। और एल्यूमिनियम के बाद प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। लेकिन अगर एमोर्फस फॉर्म में आ जाए, बोरोन एमोर्फस फॉर्म में आ जाए, तो ये रिएक्ट गर्म करने पर रिएक्ट कर जाता है, तो गर्म करने पर रिएक्ट कर जाएगा। एमोर्फस फॉर्म में कैसे आता है, वो मैंने तुम्हें बताया था, B2O3 में Na डालेंगे या Mg डालेंगे तो बोरोन आ जाता है एमोर्फस फॉर्म में, क्योंकि इसमें हीट रिलीज कम होती है Na2O और MgO के बनने से। और B2O3 में अगर Al डाल देंगे तो अब जो आता है बोरोन, वो आता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि Al2O3 बहुत स्टेबल है, हीट रिलीज बहुत ज्यादा होती है इस वजह से। तो अब गर्म करने पर बोरोन रिएक्ट कर जाएगा, B2O3 और Bn बना देगा, Bn होल एक्स बनता था गर्म करने पर। और Bn होल एक्स क्या था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर था। और Bn होल फिर और गर्म कर देंगे 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो Bn होल एक्स बनेगा इनऑर्गेनिक डायमंड, जिसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कल तुम्हें मैंने बता दिया ये। और इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है, वाटर का इसके ऊपर अटैक नहीं हो पाता है। बिल्कुल सिंपल सा रीजन था कि एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है, जिसकी वजह से ये हाई टेंशन वायर्स में यूज करते हैं, ठीक है ना, हाई टेंशन वायर्स में यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, तो वाटर को रिपेल करती है। और ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में मैंने ऑक्साइड्स में बता दी, CO CO2, GeO, GO2, SiO, SiO2, सब डिटेल दे दी थी इसमें। और वाटर के साथ सिर्फ अकेला टिन रिएक्ट करता था, वाटर के साथ अकेला टिन रिएक्ट करता था और बनाता था स्टीम के साथ SnO2 + H2। सही है, स्टीम के साथ क्या बनाएगा, SnO2 + H2। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है गायब? सर। सिद्धि, एक बार चेक करो तुम। चलो, ये मैंने तुम्हें कल बता चुका हूँ, सही ना। फिर इसके ऊपर इनकी ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा था, एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर या एम्फोटेरिक बिहेवियर, वो सब डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट अब इसके अंदर था दूसरा, सेकंड जो था, रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली। रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कली, तो एसिड और अल्कली का रिएक्शन अगर होती है, ठीक है ना, एसिड और अल्कली के साथ, इसमें भी बोरोन और बोरोन, स्पेशली बोरोन जो है मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है। बोरोन क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर पे एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये दिमाग में रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड आ जाए, एसिड कंसंट्रेटेड आ जाए, जैसे कंसंट्रेटेड HNO, तो उस केस में ये रिएक्ट कर जाएगा। कंसंट्रेटेड मतलब तुम ये मान के रखो कि 70 से 80% तक HNO3 है और बाकी पानी है, 70 to 80% HNO3 है, बाकी वाटर है। तो उस केस में ये रिएक्ट कर जाता है और बनाता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड प्लस NO। कंसंट्रेटेड में मैंने तुम्हें बताया हुआ है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कभी भी होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी, हमेशा NO2 गैस मिलेगी। और नॉन मेटल अगर है तो इक वाला एसिड मिलता है, नॉन मेटल अगर है तो इक वाला एसिड। जैसे अगर कार्बन आ जाए, कार्बन भी वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड अल्कली के साथ, लेकिन कंसंट्रेटेड होगा तो रिएक्ट कर जाएगा। इक वाला एसिड कौन सा होगा इसका, +NO2। नहीं, कार्बन है, हाँ, कार्बोनिक एसिड आ जाएगा। नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन तो है ही HNO3 में। फॉस्फोरस आ जाएगा तो कौन सा इक वाला एसिड बनेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, हाँ, इक वाला एसिड मिलेगा, ध्यान रखना। सल्फर आ जाएगा तो कौन सा इक वाला एसिड मिलेगा, हाँ, तब कौन सा एसिड मिलेगा, इक वाला एसिड मिलना है यहाँ पे। कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड या CO2 कह सकते हो। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड, साथ में NO2 तो है ही। सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बस क्लोरीन का केस ध्यान रख लेना, क्लोरीन में कंसंट्रेशन डालते हैं तो उसमें भी इक्वल एसिड ही मिलेगा।
इक्वल एसिड यानी HClO3 मिलेगा, HClO3 नॉट HClO4, पर क्लोरिक एसिड नहीं मिलेगा, HClO3 मिलेगा। हाईएस्ट स्टेट वाले मिल रहे हैं सारे यहाँ पे, लेकिन क्लोरीन के केस में +5 स्टेट वाला, प्लस NO2। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है इसके अंदर। नॉन मेटल आएगा कंसंट्रेटेड के साथ, ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड के साथ मिलेगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसीलिए ये बोरोन को ऑक्सीडाइज कर सकता है बोरिक एसिड के अंदर, और बोरोन तो इसको रिड्यूस कर नहीं पाएगा, इसलिए ये खुद ही रिड्यूस होता है NO2 के अंदर। NO2 के अंदर सिर्फ NO2 मेरे को पता है, यानी +5 से स्टेट जो है वो सिर्फ +4 हो पाएगी, +5 से स्टेट +4 हो। बोरोन में अगर मैं कंसंट्रेटेड SO4 डाल दूं, अगर कंसंट्रेटेड SO4, तो ये भी इसको बोरिक एसिड बना देता है, साथ में SO2 गैस खुद रिड्यूस हो जाएगा, SO2 के खुद इसमें रिड्यूस होता है, किसमें +6 से +4 के, +6 से +4 में रिड्यूस हो जाएगा। तो बोरोन का तो ये है। और मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, कॉपर और जिंक के साथ। मैं एक दो रिएक्शन और लिख दूंगा इसमें अभी आगे, क्योंकि यूज होंगी वो भी। तो नेक्स्ट आएगा जो एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ जो है, अगर एसिड है, अगर एसिड है जैसे HCl डाइल्यूट फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में, तो बन जाता है AlCl3, AlCl3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O, H2, H2 मिल जाएगा से ना, AlCl3 + H2। और अगर ये एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं ना इसको, एक्वस फॉर्म में ले लिया, अगर एक्वस HCl यानी वाटर ज्यादा अमाउंट में अगर आ गया, तो उस केस में ना ध्यान रखना, ये आंसर देना। Al एक्वस फॉर्म में है, वाटर है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में, AlH2O6, ये कोऑर्डिनेटेड वाटर बताया था ना मैंने हाइड्रेशन के केस में, AlH2O6 आता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 डेटिव बॉन्ड्स बनेंगे 6 वाटर के साथ, और 3+ + 3Cl-। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा अगर एक्वस HCl, अगर एक्वस फॉर्म में HCl है, तो ये आ जाएगा आंसर। H2 गैस तो है ही साथ। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, या इसको तुम 3Cl- नहीं भी लिखते तो Cl3 लिख दो, 3+ हटा दिया, और ये लिख दिया AlH2O6Cl। ये इस तरह से आ जाएगा एक्वस HCl अगर। और NaOH के साथ रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है, NaOH + H2O क्या मिलता है इसमें, पहले AlOH थ्राइस व्हाइट PPT सोडियम डिसॉल्व्स इन एल्यूमिनेट। एक्सेस ऑफ NaOH। हाँ, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, पहले NaAlOH बनता है, जिसको मैंने तुम्हें कहा था वाटर निकाल करके क्या आंसर आ जाता है, 2 वाटर निकाल देंगे तो +H2 गैस, NaAlO2 याद करा रखा ना ये, NaAlO2 NaOH के साथ। तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है इसका, एल्यूमिनियम का। इट इज रिएक्टिंग बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस, एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट कर रहा है। तो ये शो कर रहा है यहाँ पे एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बोरोन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन पढ़नी होती है, बोरोन और एल्यूमिनियम की। और अगर बात करें अब, नोट कर लिया सबने, याद करते रहना जरूर साथ साथ। बोरोन मॉडरेट टेम्परेचर पे यस रिएक्ट सर। नहीं करता है, किसके साथ, एसिड और लिक्विड के साथ। अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो ये रिएक्ट कर जाता है, और बोरोन क्योंकि नॉन मेटल है तो एक बार एसिड इसका H3PO3 होता है, H3PO3 मिल जाएगा। कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, अगर ये आते हैं और क्लोरीन आता है, तो इनके इक्वल एसिड बना देंगे, साथ में NO2 गैस बाहर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, और एल्यूमिनियम के साथ दोनों रिएक्शन बता दी मैंने। और अब आया अगला ग्रुप जो है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ये तो नेटवर्क सॉलिड है, रिएक्ट नहीं करते एसिड एल्कीन के साथ। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम नेटवर्क सॉलिड्स थे, याद होगा तुम सबको, तो रिएक्ट नहीं करते हैं। बात करें टिन की, टिन और लेड, NaOH के साथ रिएक्शन सबको पता ही है इन दोनों की, क्या मिलता है, Na2SNO2 Na2PbO2। याद आ गया कि नहीं, साथ में H2 गैस, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक थे, Na2SNO2 और Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइड सोडियम स्टेनाइड, कई बार ऑक्सीडाइज होके Na2PbO3 भी दे सकता है एयर से ऑक्सीडाइज होके, और प्लम्बेट बोलेंगे उसको, सोडियम प्लम्बेट। और एसिड के साथ अगर कंसंट्रेटेड एसिड है, देखो उधर, अब टिन की रिएक्शन और इसकी क्या नाम, लेड की रिएक्शन
कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने करा रखा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट HNO3 है, टिन के साथ डाइल्यूट HNO3 है, तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 है तो क्या होगा? डाइल्यूट है SnNO3 वोल्टवाइज तो बनना ही है। टिन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा? मोर रिएक्टिव है तो। नहीं याद किसी को भी? जैसे जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो क्या मिला था? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। सही ना? इसमें कंसंट्रेटेड में N2O मिलेगा। ध्यान रखना, इसको याद ऐसे रख लेंगे, इसको याद ऐसे रख लेंगे, ये टिन की रिएक्शन है दोनों, याद इसको समझ के कर लेंगे एक बार, ताकि भूलो नहीं कभी भी। ये आएगा NO2 Pb के साथ, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। अगेन लेड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, देयरफॉर N2O मिलेगा डाइल्यूट HNO3 के साथ, और कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्या मिल जाएगा? NO2। NO2, NO2 मिल जाएगा। सही ना? ये याद होगा ना, जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन लिखवाई थी मैंने, याद है कि नहीं? ये जिंक के यस साथ सर। सेम रिएक्शन थी। और ध्यान रखना, इसको याद ऐसे रख लेते हैं, याद रख सकते हैं ऐसे, डाइल्यूट HNO3 अगर है तो HNO3 कम है कि ज्यादा है? डाइल्यूट फॉर्म में अगर HNO3 है, कम है। कम है, पानी है ना इसके अंदर, तो इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर कम होगी, इसलिए 10 जो है इसको ज्यादा रिड्यूस कर देगा। देखो n की +5 स्टेट थी यहाँ पे, n की यहाँ +5 स्टेट थी, +5 से सीधा क्या कर दिया? +1। ज्यादा रिड्यूस कर दिया कि नहीं? ज्यादा रिड्यूस कर दिया कि नहीं? यस सर। चेक करो एक बार, इसको ज्यादा रिड्यूस कर देगा। एक मिनट अनुराग, या अनुराग, यस सर। अनुराग एक बार ये वाला क्वेश्चन देख ले, थोड़ा सा ना पीछे का मिस हो गया, जरूर लेक्चर देख लियो। ये मैं बता रहा हूँ टिन की और लेड की रिएक्शन, टिन और लेड की रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज। अल्कली के साथ रिएक्शन में करा चुका हूँ, H2 गैस रिलीज होती थी, दोनों एम्फोटेरिक हैं इसलिए। अब टिन की रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। लेड की रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। दोनों के साथ क्या होगा? डाइल्यूट HNO3 अगर है, डाइल्यूट HNO3, तो N2O गैस मिलती है, क्योंकि टिन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगेन लेड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसमें भी N2O गैस मिलेगी, इसमें भी N2O गैस। और कंसंट्रेटेड का तो हमेशा क्या मिलता है? NO2। अब कंसंट डाइल्यूट HNO3 है, तो ध्यान से सुन लेंगे एक बार दोबारा, डाइल्यूट HNO3 है तो इसमें नाइट्रिक एसिड कम है कि ज्यादा है? कम डाइल्यूट है। HNO3 है तो नाइट्रिक एसिड कम। ये डाइल्यूट का मतलब होता है 20% नाइट्रिक एसिड, और कंसंट्रेटेड मतलब होता है 70% लगभग नाइट्रिक एसिड। और वेरी डाइल्यूट बोल देते हैं अगर 6% HNO3। वेरी वेरी डाइल्यूट बोलेंगे तो एक 1% ओनली HNO3, यानी उस समय सिर्फ पानी ही है, एक तरह से 1% बोल दिया तो इसका मतलब सिर्फ पानी ही है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड ज्यादा की कम? ज्यादा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड क्या होगा? ज्यादा होगा। और नाइट्रिक एसिड ज्यादा यानी इसकी पावर ज्यादा। और दूसरा क्या है? कम अमाउंट में होगा उसके कंपैरिजन में, टिन उसके कंपैरिजन में कम अमाउंट में होगा, इसलिए ये अब कम रिड्यूस कर पाएगा। और इसी वजह से +5 से कौन सी शेड आई? +4 आई ना? एन की शेड क्या आई है? +4 आई है कि नहीं? एन यस की सर। शेड क्या आ गई? +4। तो इसलिए स्टेट क्या आएगी? कम रिड्यूस होगी। समझ आ गया? सेम चीज आई लेड के साथ, लेड अगेन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए N2O मिलेगा डाइल्यूट के साथ, और कंसंट्रेटेड के साथ मिलेगा NO2। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये ऐसे ही अगर जिंक होता, जिंक कॉपर के साथ, तुम्हें याद है ना क्या मिलता था? नहीं याद? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉपर, एक मिनट आ रहा हूँ इसको, यहाँ जिंक नीचे, यहाँ लिख दिया कॉपर, यहाँ जिंक, तो कॉपर के साथ यहाँ C1O3 C1O3, जिंक के साथ ZnNO3 ZnNO3, सेम आंसर आएंगे कि नहीं? हाँ, बस ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, NO आ जाएगा NO यहाँ हो से, जाएगा। कॉपर के साथ। हाँ, यहाँ पे NO आ जाएगा आंसर। ये याद है कि नहीं? यस सर। ये ध्यान होगा, NO और NO2 और N2O, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव।
और अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 है, सपोज वेरी डाइल्यूट HNO3, इसके साथ भी वेरी डाइल्यूट HNO3, तो क्या होगा? तो कॉपर के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, कॉपर तो कम रिएक्टिव है। कॉपर के साथ नो रिएक्शन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट कर लेना जरूरी है। नीट में आईआईटी एडवांस में सब जगह क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके। और इधर वेरी डाइल्यूट HNO3 है तो जिंक नाइट्रेट तो आएगा ही आएगा। वेरी डाइल्यूट HNO3 यानी 2%, 1 से 2% सिर्फ है नाइट्रिक एसिड। और साथ में इसमें अब बहुत, क्योंकि HNO3 बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, तो स्ट्रेट हो जाती है सीधा नेगेटिव, इसकी NH3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? NH3। ये तुम्हें याद है मैंने कहीं बताया क्या तुम्हें, कहीं भी टेस्ट में? अभी बताया मैंने, अभी लास्ट टेस्ट जो हुआ है, तुम्हें याद होगा, बता रहा हूँ अभी। याद है तुम्हें NH4NO3 और NH4NO2 जिसका आंसर था, सही ना? तो जब जिसके अंदर मैंने क्या डाला था, पहले पहले डाला मैंने अल्कली, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो NH3 गैस बाहर निकल गई। फिर मैंने कहा था इसका एवोल्यूशन स्टॉप हो गया अभी, लेकिन जिंक डालने पर एवोल्यूशन रीस्टार्ट्स। याद आ गया कि नहीं? क्योंकि NO3 माइनस किस में चला जाता था? NH3 के अंदर। और NO2 माइनस किस में जाएगा? NH3 के अंदर। तो ये तुम्हें एज्यूम करना है कि ये वेरी डाइल्यूट फॉर्म में। याद आया कि नहीं? NH3 मिला कि नहीं यहाँ पे? याद आ गया कि नहीं? कराया था भी टेस्ट में पीछे, मैंने कहा था ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं हुआ है तुम्हें, तो तुम इसको इसको नहीं कर सकते थे। याद आ गया कि नहीं? NO2 माइनस और NO3 माइनस के साथ, इसको भूलना नहीं है। अभी यस आगे भी टेस्ट होगा कोई और उसके अंदर आएगा ये, जिंक के साथ कभी भी रिडक्शन होगा तो NO3 माइनस NO2 माइनस दोनों के दोनों NH3 में जा सकते हैं। ये ऑप्शन देखकर तुम्हें खुद सोचना है। और अब अगला जो है ना, इसके अंदर NH3 तो मिल गया, लेकिन HNO3 तो अब भी है ना, तो 1% चांस ये भी है। NH3 तो मिल गया लेकिन HNO3 तो है ही, तो ये HNO3 इस बेस के रिएक्ट करके क्या बना सकता है? NH4 बन सकता है कि नहीं? तो क्या पता NH3 ना लिखे, वो NH4NO3 लिख दे। समझ आया कि नहीं? ये नोट कर लेना सारी चीजें। क्या पता NH3 ना लिखे और क्या लिख दे? NH4NO3। कर लिया नोट? Yes, sir. ये नोट कर लेना एक बार सही है। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब एक और मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्या मिलता है? मैंने उस दिन ऑलरेडी बोल दिया था तुम्हें, अगर याद हो तो। वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, इसी के साथ रिएक्शन दिखानी है बस। ऐसे ही मैंगनीज की क्या मिलता था इसमें, सेम मैंगनीज के साथ। क्या याद है क्या मिलेगा? ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में पूछा हुआ। MgNO3 वोल्टेज तो आना ही है सर। साथ में, सर हाइड्रोजन गैस। साथ में। हाँ क्या बोला है? सर हाइड्रोजन गैस। हाँ किसने बोला ये? सर सिद्धि। बहुत अच्छे से दी। प्रियंका है क्लास में क्या? नहीं, क्लासेस अटेंड करनी चाहिए सबको, छोड़ना नहीं चाहिए, रिवाइज हो जाएगा ढंग से। MgNO3 वोल्टवाइज प्लस H2 गैस। देखो तो ये क्लासेस अब जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने पढ़ी हुई है, हिमांग ने पढ़ी हुई है, गर्भ में भी शायद पढ़ा होगा। तो ये हिमांग, हिमांग यस सर। दोबारा सुनने का बेनिफिट मिलता है कुछ कि नहीं? हाँ यस सर। तो एक बार सुन लेते तो फिर फायदा रहता है उससे, याद रहेगा उससे, क्लास में रहता। मैं ये गर्भ गर्भ किया हुआ लास्ट ईयर? Yes, sir. चलो दोबारा सुनने का जरूर सुनना है, ये वाले चैप्टर पे स्पेशली ध्यान कम जाता है, इसलिए मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ इस बार चैप्टर्स पे। दो दो बार हो रहे हैं एक तरह से चैप्टर ये वाले। तो इसको अभी हो सकता है मेरा फ्राइडे तक, वेडनेसडे तक जितना भी हो, मैं सारा सिर्फ रिवाइज कराऊं तुमको, क्योंकि मेन काम है याद करवाना तुमसे, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। चलो मैग्नीशियम नाइट्रेट और H2, और इसको याद रहे तुम्हें, मैं इसके लिए हिंट देता हूँ इसका। इसमें हिंट दे रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें याद रहे कि H2 गैस कैसे, कोई बता सकता है H2 गैस कैसे मिली होगी? H2 गैस कैसे मिली होगी? और टेंथ में भी पढ़ते हैं, टेंथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैग्नीशियम के साथ या मैंगनीज के साथ। मैंगनीज होता है तो Sir, MnNO3 होता है HNO3 इसका, साथ reducing में agent बड़ा H2 अच्छा होता है। होता है. हाँ तो एक बार देख लेंगे। देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 2++ टू, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन अब तुम्हें पता है सबको कि कौन से प्लस वाले आयन एक्सेस में होंगे? H+ आयन एक्सेस में होंगे कि नहीं अब?
पानी तो 99% के आसपास पानी ही है और थोड़ा सा उसमें एसिड डला हुआ, तो H प्लस आयंस होंगे एक्सेस में कि नहीं? तो H प्लस आयंस एक्सेस में, तो H प्लस आयंस ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, इसलिए क्या मिल जाएगा? H2 गैस। समझ आया कि नहीं? है वेरी डाइल्यूट में ये करना तुम्हें, इसलिए H2 गैस मिलती है। और Mg2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रेट आयंस आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, Mgn। समझ आ गया कि नहीं? आगे समझ के नहीं है? तो मैग्नीशियम और मैंगनीज अब तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका कि कैसे होगा, तुम्हें याद करना है ये वाली चीज। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कीन्स, रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कीन्स करा दिया, ग्रुप 13 का भी, ग्रुप 14 का भी। लास्ट जो है अब रिएक्शन विद क्या है लास्ट? नहीं यार, हेलोजेंस। रिएक्शन विद, रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हेलोजेंस खत्म होते ही केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म, रिएक्शन विद हेलोजेंस खत्म होते ही केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। बस उसमें तुम थोड़ा सा वो ध्यान देना, पीबीओ जो है, पीबीओ, पीबी से पीबीओ जो बनता है ना गर्म करने पर, O2 डालने पर, पीबीओ बनता है, पहले होता है रेड कलर का, रेड कलर का लिथार्ज बोलते हैं इसको, जैसे लिथार्ज, ये पूछा ऑब्जेक्टिव में लिथार्ज। और इसको गर्म कर देंगे, अगर इसको गर्म कर देंगे तो पीबीओ मिलता है येलो कलर का, फिर येलो हो जाता है ये, और इसको बोलते हैं हम मैसिकॉट। तो ये अगर याद है तो याद कर लेना पीबीओ की केस में। और पीबीओ में गर्म करते हैं अगर O2 के साथ, पीबीओ को अगर गर्म करते हैं O2 के साथ, ठीक है, तो मिलता है Pb3O4, जिसको हम रेड लेड भी कहते हैं, जिसको हम रेड लेड भी कहते हैं। सिंदूर यही होता है, सिंदूर जो होता है ना वो इसी फॉर्मूले का होता है, रेड लेड। दोबारा हीट करें अगर O2 के साथ तो Pb2O3, तो मिल जाता है Pb2O3। फाइनली हीट करेंगे O2 के साथ तो PbO, रेडिश ब्राउन कलर का, चॉकलेट ब्राउन कलर मान सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर PbO2 और MnO2, रेड लेड LeAd, वो लिथार्ज LiTHARGE, लिथार्ज, फिर मेसिकॉट। ये पूछे हुए हैं लिथार्ज जो है क्या होता है, पीबीओ फॉर्मूला इसका, रेड कलर का, येलो मेसिकॉट के फॉर्म में होता है। तो ये अगर कर सकते हो ये भी कर लेना। नेक्स्ट नोट करना आगे, रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हेलोजेंस। तो बताया अगर अगर बोरोन फैमिली है, अगर बोरोन फैमिली है, उसका कोई एलिमेंट है, X2 डालेंगे, X2 डालेंगे 3/2 X2, क्या बनेगा? EX3, EX3 बनेगा। बस थैलियम को कैसे याद कर लेना, थैलियम के केस में क्या बनेगा? EX, TlCl, याद आ गया कि नहीं? EX3 बनेगा, बस थैलियम क्या बनाएगा? TlCl, EX3 बनेगा, थैलियम बनाएगा TlCl। ऐसे ही अगर एलिमेंट है कोई 14 ग्रुप का, तो इसमें 2X2 आएगा और क्या बन जाएगा? क्या बनेगा इसमें? EX4, E एलिमेंट है, X हेलोजन है, EX4। लेकिन लेड क्या बनाएगा इसमें? EX2। PbCl2, हाँ PbX2, PbX2 जैसे PbCl2, PbF में तो 4 भी आ सकता है, Cl में भी 4 बन सकता है, ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन होगा PbF4, PbI4 नहीं बनता। PbI4 में I माइनस उसको रिड्यूस कर देगा, Pb+2, +2 ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने तुम्हें कल बताया था डिटेल इसकी पूरी। तो ये यहाँ पे आ गया हेलोजेंस का रिएक्शन। और ये ध्यान करेंगे SnCl2 का एक स्पेशल केस, SnCl2, इसकी रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ज्यादा, इसकी रिएक्शन पूछी जाती है। SnCl2 जो कि एक ग्लासी मटेरियल है, ग्लासी मटेरियल है, इसकी रिएक्शन बहुत आती है, इसकी रिएक्शन जो है ज्यादा आती है। और इसको हमेशा जब भी इसको रखते हैं ना वेसल के अंदर, SnCl2 को, SnCl2 ग्लासी मटेरियल है, इसको जब भी वेसल में लेंगे, साथ में टिन का पीस जरूर डाल देते हैं, सही ना, साथ में हम टिन का पीस जरूर डाल देते हैं, टिन का पीस नीचे डाल देंगे जरूर। क्यों? क्योंकि SnCl2 जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर के, SnCl2 जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है? एयर से ऑक्सीडाइज होगा ना, +4 इसकी ज्यादा स्टेबल है, क्या बना देगा? SnCl4 डॉट SnO2, ये ऑक्सीडाइज होकर बना देता है। और टिन डाल देंगे इसके अंदर, अगर हम टिन डाल देंगे इसके अंदर तो क्या होगा? टिन तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, टिन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा वो? अगर टिन डाल SN दिया को मैंने इसके +2 अंदर, मिल आएगा। हाँ Sn+4 को +2 मिल जाएगा, और आ जाएगा SnCl2 डॉट SnO। तो टिन के साथ जब भी ऐसा स्टेनलेस क्लोराइड की रिएक्शन होती है,
तो ये अंडरस्टूड है कि साथ में थोड़ा सा 10 डला हुआ है, तो साथ में थोड़ा सा 10 डला हुआ है, समझिए कि नहीं? अगर इसमें इसको तुम्हें एज इट इज रखना है तो। और अगर इसकी रिड्यूसिंग रिएक्शंस है, रिड्यूसिंग रिडॉक्स रिएक्शन है, तब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो हम चाहते हैं कि SnCl4 में जाए। SnCl2 ग्लासी मटेरियल है, एक ग्लासी मटेरियल एक और आएगा भी आगे जाकर बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर। बोरेक्स बीड टेस्ट में भी आएगा ग्लासी मटेरियल, वो ज्यादा यूज होता है। इस केस में ग्लासी मटेरियल वर्ड कम यूज करूंगा। अब ये ग्लासी मटेरियल ये बहुत अच्छा रिड्यूसेंट है। किस किस को रिड्यूस करता है वो रिएक्शन याद कर लेना इसकी जरूर। वो रिएक्शन मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, इसको जरूर याद कर लेना। SnCl2 SnCl2 की रिएक्शन अगर होती है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ, HgCl2 के साथ, HgCl2 के साथ, तो Sn+2 किसमें जाएगा? SnCl4 में। साथ में बनेगा Hg2Cl2, साथ में क्या बनेगा? Hg2Cl2। मर्कुरिक क्लोराइड गया, मर्कुरिक क्लोराइड जिसको हम कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं, याद है कि नहीं? कोरोसिव सब्लिमेट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है इसका नाम, C.S लिख दिया मैंने, कोरोसिव सब्लिमेट। और ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 में, जिसको हम कैलोमेल भी कहते हैं, CaLOMEL। ये मैंने तुम्हें बताया था कहाँ पे, याद है किसी को कि नहीं? ये मैंने जब तुम्हें SHE पढ़ाया था तब बताया था। SHE जब पढ़ाया था ना, तब करवाया था ये Hg2Cl2। Hg2 और Hg2Cl2 में अगर मैं दोबारा डाल दूंगा SnCl2, तो SnCl4 तो मिलेगा ही, मरकरी ब्लैक कलर का मिल जाएगा साथ। मरकरी दोबारा रिड्यूस होकर ब्लैक कलर का आ जाएगा, ब्लैक कलर का आ जाएगा। तो SnCl2 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोरोसिव सब्लिमेट के साथ, यानी HgCl2 के साथ जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आएगी। और ये कम से कम 7 या 8 बार आ चुकी है, नीट पे भी, IIT एडवांस में भी इसकी रिएक्शंस। SnCl2 की रिएक्शन हुई अगर AuCl3 के साथ, AuCl3 के साथ, तो कोलाइडल सोल मिलेगी गोल्ड की, जिसको हम पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं। तो कोलाइडल सोल मिलेगी गोल्ड की, जिसको हम पर्पल ऑफ कैशियस कहते हैं, AU मिल जाएगा, AU। और साथ में SnCl2 किसमें जाएगा? SnCl4। पर्पल ऑफ कैशियस नाम से आएगा क्वेश्चन इसका, पर्पल ऑफ कैशियस, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, पर्पल ऑफ कैशियस, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। क्लियर? कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड। कोलाइडल जब भी कोई चीज होती है तो सॉल्यूशन वर्ड पूरा नहीं लिखते, सोल लिखते हैं उसको, SOL। कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड, पर्पल ऑफ कैशियस लिख दिया नाम मैंने इसका, ठीक है, पर्पल ऑफ कैशियस। और तीसरी रिएक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा? FeCl2 मिल जाएगा। Fe में मत कर देना इसको कन्वर्ट, FeCl2 ग्रीन कलर का, FeCl2। FeCl3 ब्राउन होता है, FeCl3 ब्राउन या येलो लिख देना, येलो इसके लिए ज्यादा यूज होता है। और ये होता है ग्रीन कलर का, सही है, ये ग्रीन कलर का। और साथ में SnCl2 किसमें जाएगा? SnCl4। ये तीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HgCl2 के साथ, AuCl3 के साथ, और FeCl3 के साथ। ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई और एक रिएक्शन जरूर आती है, चाहे तो मरकरी वाली और गोल्ड वाली, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी और गोल्ड वाली बहुत इंपॉर्टेंट, FeCl3 वाली कम पूछी गई है, लेकिन तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों मान के चलना, तीनों इंपॉर्टेंट है। Ag प्लस होता तो उसको भी ये Ag में कर देता, Ag प्लस होता तो उसको भी ये Ag में कर देता। तो इसकी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूर कर लेना जरूर। SnCl2 की रिएक्शन है ना, SnCl2 की रिएक्शन, Sn+2 उसको मैंने थोड़ा सा बताया भी हुआ है, हालांकि बहुत डिटेल है इसकी रिएक्शन में, रेडॉक्स में। इसकी रिएक्शन अगर पढ़ना चाहें तो उसकी काफी डिटेल होती है। जैसे अगर मैंने इसमें डाइक्रोमेट आयन डाल दिया तो क्या होगा, इसमें मैंने परमैंगनेट आयन डाल दिया तो क्या होगा, पढ़ा हुआ ना सबने? हर कोई रिएक्शन लिख के आ रहा है इसकी। Fe3+ डाल दिया तो क्या होगा, AU3+ डाल दिया तो क्या होगा, और Hg2+ डाल दिया तो क्या होगा, या Ag+ डाल दिया तो क्या होगा। इस टाइप से बहुत रिएक्शन बन सकती है। डाइक्रोमेट आयन किस में जाएंगे? 2Cr3+ ग्रीन कलर, 2Cr3+ ग्रीन कलर, सही ना। और MnO4 नेगेटिव किसमें जाएगा? Mn2+ में, लाइट पिंक, लाइट पिंक में जाएगा। Fe3+ किसमें जाएगा? ग्रीन कलर, Fe2+, Fe2+, AU3+ AU के अंदर गोल्ड, पर्पल ऑफ कैशियस, Hg2+ Hg में, या Hg22+ में, दोनों पॉसिबिलिटीज थी ना इसकी। और Ag+ किसमें जाएगा? Ag में। और ये खुद किसमें जाएगा? स्टेनिक, स्टेनस से गया स्टेनिक, स्टेनस से स्टेनिक। तो इसकी ये रिएक्शंस भी तुम्हें आनी चाहिए। और भी रिएक्शंस है, मैं कम लिख रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शंस, इतनी नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें दो रिएक्शन जो बताई है, HgCl2 और AU3+, ये मोस्ट इंपोर्टेंट।
Hg2+ और Au3+, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो नोट कर लिए। यस सर। चलो ये नोट कर लेना। अब ये यहाँ पे मैंने रिएक्शन विद हेलोजेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया लगभग। इसमें और कुछ तो नहीं। एक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब बोरोन के साथ बनेगा BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ये मैंने कराया हुआ सबको क्वेश्चन, ये सबको क्वेश्चन कराया हुआ है, ध्यान होगा तुम्हें। इनका तीनों चारों का ल्यूइस एसिड कैरेक्टर याद आया कुछ कि नहीं? इन चारों का ल्यूइस एसिड कैरेक्टर देखते हैं किसको याद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में कोई कहेगा ना पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना कौन सा है जो आ सकता है, वो यही वाला है। और शक्ल है ना, नीट में IIT में हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन। BF3 BCl3 BBr3 Bi3, चारों का ल्यूइस एसिड कैरेक्टर किसी को भी याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है मैंने। चलो हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है। फिर तुम लोग कैसे लाओगे टेस्ट में मार्क्स? ऐसे अगर ये नहीं याद है तो टेस्ट में मार्क्स नहीं ला सकते। इंपॉर्टेंट वाली चीजें तो याद रहनी चाहिए जरूर। नहीं नहीं, सर BCl3 BBr3 Bi3 BF3। नहीं नहीं, सबसे अच्छा एसिड है BI3, फिर BBr3, फिर BCl3, फिर लीस्ट है BF3। ये देखते याद आ जाएगा अभी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड कैरेक्टर, ल्यूइस एसिड कैरेक्टर। BF3 के अंदर किसी को भी याद नहीं है। BF3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बैक बॉन्डिंग हो जाती थी ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। नहीं आ रहा है अभी? ये इलेक्ट्रॉन गए इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो गई। 2p लेवल इसका, 2p लेवल इसका, 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो गई इसके अंदर। कर्व आ रहा है कि नहीं? ये सर याद तो आ गया, बट सर आपने कहा था ना कि अगर जैसे बी मतलब IBr और Cl होते हैं 9 में, तो हम वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटिक एंट्रेंस भी देखते हैं। वो इसमें नहीं था, वो इसमें नहीं है कुछ भी ऐसा। ओके उसमें नहीं, सर। कोई और तो, हाँ कोई और तो जिसके साथ कंफ्यूज हो रहा है, ये जरूर कर लेना क्वेश्चन ये। BF3 के अंदर मैक्सिमम, अगर कोई पूछेगा इसका बैक बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर p पाई बैक बॉन्डिंग ऑर्डर ये है सबसे ज्यादा BF3 में, फिर BCl3 में, BBr3 में, Bi3 में। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इधर क्या है 2p 2p, इधर 2p 2p, दोनों सेम है तो बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम। इधर 2p 3p, इधर 2p 4p, इधर 2p 5p। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो सर इसलिए एल ध्यान ए रखना क्या इसका। लिखा है ये? पहले कहाँ लिखा है? ये ऊपर कोने में ल्यूस बी आई एसिड, थ्री ल्यूस वाला। एसिड, हाँ ल्यूस एसिड करेक्टर है वो, ल्यूस एसिड करेक्टर है। और ये बैक बॉन्डिंग ऑर्डर है, ये बैक बॉन्डिंग ऑर्डर है। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें है? BF3 के अंदर, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, फिर Bi3। ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, सही ना? ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, सही है अनुराग? यस सर। हाँ। सिद्धि, यस सर। सिद्धि याद नहीं था तुम्हें ये? मुझे सर याद था। अच्छा सही है, चलो। BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ये ऑर्डर ऑफ p पाई बैक बॉन्डिंग है। और Bi3 इसीलिए सबसे, क्योंकि बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कंपनसेट हो गई। बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कंपनसेट हो गई तो क्या होगा? अब इसको इतना नीड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का जितना Bi3 होगा, क्योंकि Bi3 में एनर्जी लेवल डिफरेंस है, तो बोरोन उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है अभी भी। तो इस वजह से Bi3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इन चारों में से। और अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ BX3 के अंदर BX बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो क्या देंगे आंसर? BX3 के अंदर BX बॉन्ड ऑर्डर। सर BF3 में सबसे ज्यादा होगा। नहीं नहीं, बॉन्ड ऑर्डर पूछा मैंने सिर्फ BF3 का। BX3 इन जनरल है ना ये, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा BX बॉन्ड का? क्लियर है कि नहीं अब? या फिर मैंने पूछा BX4 नेगेटिव है और BX3 है, किसमें BX बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? पहले तो बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे और किसमें BX बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी।
बताना किसी को। सर एक मिनट। देखो इधर BF3 के अंदर एक बॉन्ड कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये सब F मिलकर देंगे। सर BX3 में 4/3 और BX4 नेगेटिव में 1। हाँ 1+1/3 होगा ना, एक बॉन्ड तीनों मिलकर बना रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1+1/3। और BX4 नेगेटिव में तो कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ होना नहीं है, तो इसमें तो बॉन्ड एक ही रहेगा, तो इसलिए BX बॉन्ड लेंथ इधर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर उल्टा ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है। एक बॉन्ड 3X मिलकर बना रहे हैं, 3F मिलकर बना रहे हैं, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक बॉन्ड को 3 मिलकर बना रहे हैं, तो एक साइड बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1+1/3। क्लियर है कि नहीं है। ये करा रखा है बैक बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग सब डिवाइस करो उसके अंदर। तो यहाँ पे यहाँ तक भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बताऊंगा मैं, यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है सारी, सही ना। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसके अंदर क्या नाम है, एनएमलेस बिहेवियर, थोड़ा सा एनएमलेस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप जो है इसके अंदर, रीजॉइन कर लेंगे एक बार।